यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फ्यूज मेल्ट होने पर जैसे फ्यूज मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे। यानी हमारा पेंटो भी नीचे आ गया है, पायलट लैंप बुझ गया है। तो कौन सा फ्यूज यहाँ पर मेल्ट हुआ है? तो इसका हम बात करें तो ये एडिशनल CCVA, जो बैटरी का एडिशनल CCVA फ्यूज है वो मेल्ट हुआ है। और इसके बाद में जो हमारा पेंटो है वो नीचे की साइड आ जाएगा। न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आ जाएगा और पायलट लैंप पे बुझ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें SON में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? यानी कि बजर बजती है तो SON में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट हुआ है? तो इसमें भी हम बात करें कि अगर SON में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो CCLS फ्यूज यहाँ पर मेल्ट हुआ है। यानी कि सिंगलिंग लैंप का जो फ्यूज है वो मेल्ट हुआ है अगर SON में अर्थ फॉल्ट होने पर फ्यूज जो मेल्ट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें यदि फ्यूज बार बार मेल्ट होता है तो हमें क्या ऑफ करना चाहिए? तो अगर फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा है तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? HVA पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि HVA फ्यूज हो रहा है तो यानी HVA को ऑफ करना चाहिए। तो अगर फ्यूज है बार बार मेल्ट हो रहा है तो HVA यानी बैटरी का स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद में काम करना चाहिए। HVA नहीं है यहाँ पर, HVA गलत होगा। अगर फ्यूज है बार बार मेल्ट हो रहा है तो होवा को ऑन ऑफ करना चाहिए। HOVA है होवा, अगर फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर कौन सी रिले है वो डी एनर्जाइज होगी अगर CCLS मेल्ट हुआ है। CCLS मतलब सिग्नल लैंप, यानी कि CCLS हमारा हो गया लैंप सर्किट का फ्यूज होता है। तो CCLS पायलट लैंप का सर्किट फ्यूज है जो कि 6 एम्पियर का होता है। पायलट लैंप सर्किट फ्यूज, तो LS मतलब पायलट लैंप का सर्किट फ्यूज है। अगर ये मेल्ट होता है तो कौन सी रिले है वो डी एनर्जाइज होगी। तो अगर ये मेल्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि जो QRS रिले है वो डी एनर्जाइज होगी, QRS रिले। नेक्स्ट हम देखें LTVA अर्थ होने पर फ्यूज होल्ड नहीं होगा। अगर LTVA हमारा अर्थ हो गया है तो कौन सा फ्यूज है जो यहाँ पर होल्ड नहीं होगा? तो LTVA की बात करें, LTVA बेसिकली होता क्या है? बैटरी का सर्ज अरेस्टर होता है। अगर बैटरी का सर्ज अरेस्टर है वही अर्थ हो गया है तो कौन सा फ्यूज है वो होल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर LTVA अर्थ ही फॉल्ट हो गया है तो हमारा जो फ्यूज है एडिशनल CCVA वो फ्यूज होल्ड नहीं होगा। एडिशनल CCVA, तो LTVA अर्थ होने पर एडिशनल CCVA फ्यूज है यहाँ पर होल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संशोधित लॉको में नॉच रिपीटर को सप्लाई। तो संशोधित जो लॉको है उसमें नॉच रिपीटर को सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है? तो संशोधित लॉको में जो नॉच रिपीटर को सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है TFBT या CHBA। CHBA बैटरी चार्जर के द्वारा, CHBA हम कह सकते हैं एक तरीके से बैटरी चार्जर है। तो संशोधित लॉको में नॉच रिपीटर के लिए CHBA के द्वारा सप्लाई दी जाती है। या फिर CHBA से पहले अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दी जाती है? TFVT के द्वारा दी जाती है। TFVT। अब TFVT क्या होता है? TFVT की बात करें हम तो ये ट्रांसफार्मर होता है हमारा TFVT, यानी TF ट्रांसफार्मर है, VT मतलब हम कह सकते हैं कि कैव फैन का ये ट्रांसफार्मर है। तो VT मतलब हम याद रख सकते हैं कैव फैन, कैव फैन। तो कैव फैन का ट्रांसफार्मर या CHBA के द्वारा संशोधित लॉको में नॉच रिपीटर की सप्लाई की जा सकती है। फिर बैटरी चार्जर का चार्जिंग रेट कितना एम्पियर होता है? अगर बैटरी चार्जर के चार्जिंग रेट की बात करें तो चार्जिंग रेट होता है 2 to 7 एम्पियर बैटरी चार्जर का चार्जिंग रेट। फिर CHBA फेल होने पर कितने वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं? अगर हमारा बैटरी का जो स्विच है वही फेल हो गया तो कितने वोल्ट तक हम कार्य कर सकते हैं?
तो अगर CHVA फेल हो गया तो हम 85 वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं। स्विच के द्वारा MCPA चला जाता है, तो MCPA कौन से स्विच के द्वारा चला जाता है? MCPA हमारा ZCPA स्विच के द्वारा ये चलाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कंप्रेसर का स्विच है ये, ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच है। ZCPA ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच है, और ऑक्सिलरी कंप्रेसर हम MCPA को ही कहते हैं, जिसे बेबी कंप्रेसर भी कहते हैं। VA सर्किट की केबल अर्थ होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? यानी बैटरी सर्किट की केबल अगर अर्थ हो गई है तो कौन सा फ्यूज यहाँ पर मेल्ट होगा? अगर VA सर्किट की केबल अर्थ हो गई है तो एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट होगा। अगर बैटरी सर्किट की केबल ही अर्थ हो गई है तो फिर हम देखें, गवर्नर के ऑपरेट होने पर LSAF लैंप चलता है, तो LSAF लैंप है ये गवर्नर के ऑपरेट होने पर चलता है। तो कौन सा गवर्नर ऑपरेट होगा जब ये LSAF लैंप जलता है? तो इसकी हम बात करें, LSAF लैंप कब चलता है? RGAF गवर्नर के ऑन होने पर, RGAF गवर्नर के ऑपरेट होने पर LSAF लैंप है अब जलता है। अब LSAF लैंप जलता है, इसका मतलब एयर फ्लो इंडिकेशन लैंप है, जो कि कैप 1 और कैप 2 दोनों होता है। LSAF ये हो गया हमारा एयर फ्लो इंडिकेशन लैंप, एयर फ्लो इंडिकेशन लैंप। फिर अतिरिक्त CCVA किस में लगा होता है? तो अतिरिक्त CCVA की बात करें हम, ये हमारा लगता होता है बैटरी बॉक्स नंबर 1 में लगा होता है अतिरिक्त CCVA, बैटरी बॉक्स नंबर 1। फिर है बैटरी वोल्टेज कितना वोल्ट होता है? अगर बैटरी के वोल्टेज की बात करें तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होता है, 10 वोल्ट ही होती है, एक बैटरी के अंदर 11 वोल्ट होता है, तो बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हम देखें, स्विच 0 पर होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा। तो हम कौन से स्विच की बात करते हैं? कौन सा स्विच 0 पर होने पर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HVA स्विच की, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज है 0 हो जाएगा। HVA स्विच 0 पर होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे। फिर हम देखें फ्यूज मेल्ट होने पर, कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप जलते रहेंगे। अब यहाँ पर बुझ नहीं रहे हैं, पायलट लैंप जल ही रहे हैं कंटिन्यू, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो फ्यूज मेल्ट होगा वो CCVA मेल्ट होगा, यानी पायलट लैंप जलते ही रहेंगे तो CCVA मेल्ट होगा। अगर पायलट लैंप बुझ जाएंगे तो एडिशनल CCVA मेल्ट होगा। फ्यूज मेल्ट होने पर DJ तुरंत ट्रिप होगा और पेंटो नीचे आएगा और LSGR नहीं जलेगा। तो ऐसा कौन सा फ्यूज है जिसके मेल्ट होने पर, फ्यूज मेल्ट होने पर DJ तुरंत ट्रिप होगा, यानी कि CCPT है, पेंटो से रिलेटेड फ्यूज है। CCPT फ्यूज मेल्ट होने पर DJ तुरंत ट्रिप होगा, पेंटो नीचे आएगा, वह LSGR भी यहाँ पर नहीं जलेगा। तो LSGR भी नहीं जला है, यानी ग्रेजुएटर का लैंप है वो भी यहाँ पर नहीं जला है। फिर हम देखें DJ क्लोज स्थिति में, अगर DJ क्लोज है इस स्थिति में फ्यूज मेल्ट होने पर बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर भी बैटरी चार्ज नहीं होगी? DJ क्लोज स्थिति में। तो DJ क्लोज स्थिति में हम देखें तो वह एडिशनल CCVA और CCVA, DJ क्लोज सर्किट में फ्यूज एडिशनल CCVA और CCVA। तो DJ क्लोज स्थिति में एडिशनल CCVA और CCVA फ्यूज मेल्ट होने पर बैटरी चार्ज नहीं होगी। फिर है मॉडिफाइड लॉकों में IP बल्ब को सप्लाई CCLS फ्यूज के द्वारा दी जाती है। तो जो भी मॉडिफाइड आ रहे हैं हमारे पास में मॉडिफाइड लॉको, उसमें IP बल्ब को जो सप्लाई है, IP बल्ब को सप्लाई किसके द्वारा दी गई है? CCLS यानी कि सिंगल लैंप के द्वारा दी गई है। रिले एनर्जाइज होने पर LSCHBA लैंप बुझता है, यानी बैटरी का चार्जिंग स्विचिंग लैंप है, तो रिले एनर्जाइज होने पर LSCHBA लैंप यहाँ पर बुझता है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो कौन सी रिले एनर्जाइज हो, या तो यहाँ पर हमारी रिले हो QB61, या तो QB61 है, ये रिले एनर्जाइज होने पर LSCHBA लैंप बुझता है, या फिर हम कह सकते हैं QCVR है, QCVR ये रिले भी एनर्जाइज होगी तो LSCHBA लैंप बुझता ही है।
स्विच 0 पर रहने वाले आर्नो की सप्लाई बैटरी चार्जर को नहीं मिलती। नहीं, स्विच 0 पर रहने वाले आर्नो की सप्लाई है, बैटरी चार्जर को नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा स्विच है, वो है हमारा SCHBA हम कह सकते हैं। कौन सा स्विच है हमारा, SCHBA। SCHBA हमारा 0 पर रहेगा, तब तक आर्नो की सप्लाई है बैटरी चार्जर को नहीं आएगी। फिर हम देखें कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर जुबा प्रेस करके बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। जुबा मेल्ट होने पर, कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर, जुबा प्रेस करने पर भी, तो जैसे कि MCPA है, MCPA तो HCPH है, HCPA, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर जुबा प्रेस करने पर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा, तो वह एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर भी जुबा प्रेस करने पर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। पायलट लैंप न जलने पर कॉक कनेक्शन देखना चाहिए। अगर पायलट लैंप नहीं जल रहा है तो कौन सा कॉक कनेक्शन देखना चाहिए, यहाँ पर ए का कॉक कनेक्शन देखना चाहिए, ए कॉक कनेक्शन देखना चाहिए पायलट लैंप नहीं जल रहे हैं तो। पायलट लैंप न जलने पर स्विच ऑन होना सुनिश्चित करें, तो कौन सा स्विच है जो ऑन होने सुनिश्चित करें पायलट लैंप न जलने पर। पायलट लैंप न जलने पर हमारा ZLS और HLS है। ZLS और HLS यहाँ पर सही होना चाहिए, पायलट लैंप न जलने का ये कारण हो सकता है। पायलट न जलने पर ZLS और HLS स्विच ऑन स्थिति में होना चाहिए। फ्यूज के ऑपरेट होने पर LSRI लैंप जलता है, तो फ्यूज के हम कह सकते हैं ऑपरेट होने पर LSRI लैंप, तो RSI का जो लैंप है फ्यूज में, RSI लैंप फ्यूज मेल्ट होने पर LSRSI लैंप जलता है, तो ये कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा, TT फ्यूज अगर हमारा मेल्ट होगा है, टेल फ्यूज, TT फ्यूज के ऑपरेट होने पर LSRSI लैंप जलता है। फिर है रिले के पिकअप होने पर जो साउंड बजता है, रिले अगर पिकअप हो रहा है तो उसका साउंड बजता है, इसका मतलब Q20 है, तो Q20 रिले जब भी पिकअप होगी तो उसका साउंड बजेगा। बेबी कंप्रेसर चलता समय बैटरी का वोल्टेज कम से कम कितना होना चाहिए, अगर बेबी कंप्रेसर चल रहा है तो बैटरी का वोल्टेज कम से कम 85 वोल्ट तो होना ही चाहिए। फिर बेबी कंप्रेसर सेफ्टी वाल्व की सेटिंग 8.5 kg/cm² होती है, तो ये भी सही है, 8.5 kg/cm² बेबी कंप्रेसर के सेफ्टी वाल्व की सेटिंग होती है। फ्यूज मेल्ट होने पर MCPA कार्य नहीं करेगा, तो कौन सा फ्यूज है कहाँ मेल्ट होने पर MC काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर दो फ्यूज है हमारे पास में, एक तो एडिशनल CCBA और एक CCBA, एडिशनल CCBA और CCBA। एडिशनल CCBA और CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर MCPA कार्य नहीं करेगा। न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ लॉक होने का संकेत रिले के एनर्जाइज रहने से मिलता है, तो कौन सी रिले के एनर्जाइज रहने से मिलता है, न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ ब्लॉक होने का संकेत या DJ लॉक होने का संकेत कौन सी रिले के एनर्जाइज रहने से मिलता है, तो वो है Q50। तो न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ क्लोज होने का संकेत Q50 रिले के एनर्जाइज रहने से मिलता है। फिर है LSVR लैंप की सप्लाई जो दी जाती है फ्यूज को दी जाती है, LSVR लैंप की LSDVR लैंप की सप्लाई है वो फ्यूज को दी जाती है, तो LSDVR में क्या होगा, CCLS, तो यहाँ पर LSDVR लैंप है गिवन सप्लाई बाई कौन से फ्यूज हैं, गिवन सप्लाई बाई CCLS, तो हम कह सकते हैं LMDVR लैंप का LSDVR लैंप का सप्लाई CCLS फ्यूज के द्वारा की गई है। बैटरी चार्जर के काम करने पर रिले एनर्जाइज होगी, अगर बैटरी चार्जर काम कर रहा है तो कौन सी रिले एनर्जाइज होगी, QV61 बैटरी चार्जर पर काम कर रहा है
बैटरी चार्जर पर काम करने पर QB61 रिले एनर्जाइज होगी। फ्यूज चेक करने पर यदि LECC लैंप नहीं जलता है तब फ्यूज मेल्ट हो सकता है। तो कौन सा फ्यूज है ये मेल्ट नहीं हो सकता है अगर वो लगाने के बाद भी नहीं जल रहा है? तो वो है एडिशनल CCVA। एडिशनल CCVA यानी फ्यूज चेक करने पर यदि ECC लैंप नहीं जलता है, फ्यूज हमने चेंज भी कर दिया है फिर भी यहाँ पर ECC लैंप नहीं जल रहा है, तो एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्नो और बैटरी चार्जर कार्य कर रहे हैं, इसका संकेत कौन से लैंप से प्राप्त किया जाता है? तो आर्नो और बैटरी चार्जर सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसका संकेत हम LSCHBA से ले सकते हैं। LSCHBA आर्नो तथा बैटरी चार्जर कार्य कर रहे हैं तो उनका संकेत यही है LSCHBA फ्यूज या लैंप है यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन देखेंगे, यानी किधर से राइट है किधर से रॉन्ग है। जैसे CCA मेल्ट होने पर LSAF लैंप जलेगा, क्या ये सही है कि CCA मेल्ट हो रहा है उसके बाद में LSAF लैंप जलेगा? तो ये यहाँ पर गलत है। अगर CCA मेल्ट हो रहा है तो LSAF लैंप यहाँ पर नहीं जलेगा। BA सर्किट की केवल अर्थ होने पर एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट होता है। तो BA सर्किट की केवल अगर अर्थ हो गई है तो BA सर्किट की केवल अर्थ होने पर क्या होगा? एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट होगा। और नेक्स्ट हम देखें, क्या ये सही बात है? यानी ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि BA सर्किट की केवल अर्थ होने पर एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट होता है, ये सही बात है। CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर नॉचेज नहीं आएंगे। अब CCLS फ्यूज मेल्ट हो गया तो नॉचेज नहीं आएंगे, ये क्या है? सही बात है। CCLS फ्यूज मेल्ट रहने पर क्या है? सेंडर्स कार्य करेगा। तो CCLS के फ्यूज के मेल्ट होने पर सेंडर्स कार्य करेगा। सेंडर्स कार्य मतलब फॉल्स। CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर सेंडर्स कार्य करेगा। CCVA फ्यूज मेल्ट होने पर पायलट लैंप क्यों नहीं जलेंगे? CCVA ही मेल्ट हो गया है तो पायलट लैंप कैसे जलेंगे? तो पायलट लैंप नहीं जलेंगे, ये गलत है। पायलट लैंप जलने चाहिए, CCVA से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, CCVA फ्यूज मेल्ट होने पर जुबा प्रेस करने पर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो जुबा भी दबा दिया तो बैटरी वोल्टेज दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि CCVA फ्यूज मेल्ट होने पर जुबा प्रेस करने पर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ये गलत है। एडिशनल CCVA मेल्ट होने पर पायलट लैंप नहीं जलेंगे। अगर एडिशनल CCVA मेल्ट हो गया है तो हम कह सकते हैं कि पायलट लैंप नहीं जलेंगे, ये सही बात है। नेक्स्ट हम देखें, LTVA हाई वोल्टेज सप्लाई में बैटरी की सुरक्षा करता है, ये सही है। हाई वोल्टेज सप्लाई में बैटरी की सुरक्षा करता है LTVA। नॉच रिपीटर में अर्थ फॉल्ट होने पर पहले नॉच पर QoA का टारगेट गिर करके DJ ट्रिप होगा। यानी हम कह सकते हैं कि नॉच रिपीटर में अर्थ फॉल्ट होने पर पहले नॉच पर QoA का टारगेट गिर कर जाता है और DJ ट्रिप होगा। MCPA कार्य न करने पर CCA फ्यूज की जांच करेंगे, क्या ये सही है? MCPA कार्य नहीं करें तो CCA फ्यूज की जांच करना चाहिए, ये गलत है। संशोधित लॉकों में CHBA फेल होने पर NR काम नहीं करेगा। जैसे कि CHBA फेल हो गया है, NR काम नहीं कर रहा है संशोधित लॉकों में, तो क्या करेंगे? तब हम कह सकते हैं कि संशोधित लॉकों में CHBA फेल होने पर NR काम नहीं करेगा, ये सही है। नेक्स्ट हम देखें, हवा स्विच की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? 1 ही होती है। तो हवा स्विच है नॉर्मल पोजीशन 1, तो ये गलत है। हवा स्विच की कितनी पोजीशन होती हैं? 2 पोजीशन तो होती है, एक पोजीशन वाले स्विच तो है ही नहीं, कोई गलत है। हवा स्विच की एक पोजीशन से ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट हम देखें, कोई भी फ्यूज होल्ड ना होने पर हवा को ऑफ करते हैं, क्या ये सही है? तो यहाँ पर हम देखें ये सही है, कोई भी फ्यूज होल्ड नहीं हो रहा है तो हवा का ऑफ करेंगे। चार्जर का आउटपुट 110 वोल्ट एसी होता है। चार्जर का आउटपुट क्या होता है? चार्जर का आउटपुट 110 वोल्ट एसी होता है, ये सही है क्या? तो ये सही है हमारा। चार्जर का आउटपुट है 110 वोल्ट एसी होता है, ये तो गलत है, चार्जर से 380 मिलता है। बैटरी में अर्थ फॉल्ट होने पर क्यूओपी ड्रॉप होता है। बैटरी में अर्थ फॉल्ट होगा तो क्यूओपी ड्रॉप होगा, ये गलत है। बेबी कंप्रेसर 8 मिनट में 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनाता है, क्या ये सही है? ये भी गलत है, 8 सेकंड मिनट में बनाएगा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। एच को 1 पर रखने पर Q119 रिले एनर्जाइज होती है। एच को 1 पर रखने तो Q11 रिले एनर्जाइज होती है, ये सही है। BL की ऑन करने पर QRS रिले एनर्जाइज होती है। BL की को ऑन नहीं करेंगे तो QRS रिले एनर्जाइज कैसे होगी? तो BL की को ऑन करने पर QRS रिले एनर्जाइज होती है, ये सही है। चलती गाड़ी में CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर डीजे क्लोज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि चलती गाड़ी में CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर गाड़ी पर डीजे क्लोज रहेगा, ये यहाँ पर सही है कि चलती गाड़ी में CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर डीजे क्लोज रहेगा, ये सही है। ZLS ऑफ रहने पर पायलट लैंप जलता है, क्या ये सही है? गलत है, ZLS ऑफ रहने पर पायलट लैंप नहीं जलेगा। संशोधित लॉकों में LSCHBA जलते रहने पर NR भी कार्य नहीं करेगा। तो NR भी यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, कार्य छोड़ देगा। तो संशोधित लॉकों में LSCHBA जलते हुए रहने पर NR कार्य भी नहीं करेगा। नॉचेज पर CCLS मेल्ट होने पर नॉर 1 बताएगा। अगर नॉचेज पर CCLS मेल्ट हो गया है तो इसका मतलब नॉइज रिपीटर हमारा 0 बताएगा। और RGEV के ऑपरेट होने पर LSGR की बत्ती जलनी चाहिए। अगर RGEV ऑपरेट हो रहा है तो ये सही है, तो LSGR को बत्ती भी जलनी, या फिर यहाँ पर बत्ती जलनी चाहिए, यानी ये सही है। Q50 डी एनर्जाइज रहने पर LSB की बत्ती जलेगी। Q50 अगर डी एनर्जाइज है तो LSB की बत्ती यहाँ पर जलेगी, वो क्या है, सही है। यहाँ पर डी एनर्जाइज है तो LSB की बत्ती जलेगी। LTBA ग्राउंड होने पर CCBA फ्यूज होल्ड नहीं होगा, इसका क्या वजह हो सकती है? गलत इन्फॉर्मेशन है, LTBA बाउंड होने पर CCBA फ्यूज होल्ड नहीं होगा। और नेक्स्ट हम देखें, यदि नॉच रिपीटर काम नहीं कर रहा हो तो CCLSA फ्यूज चेक करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है कि अगर नॉच रिपीटर काम नहीं कर रहा तो CCLSA फ्यूज चेक करेंगे। न्यूट्रल सेक्शन के बाद डीजे लॉक रहने पर LSB की बत्ती बुझी रहेगी, ये भी सही है यहाँ पर कि न्यूट्रल सेक्शन के बाद डीजे लॉक रहने पर LSB की बत्ती बुझी रहेगी। मॉडिफाइड लॉकों में IP बल्ब को सप्लाई CCLS फ्यूज के द्वारा दी गई है। तो मॉडिफाइड जो भी लॉको है उसमें IP बल्ब को सप्लाई है। IP बल्ब को सप्लाई कहाँ से दी गई है? IP बल्ब को सप्लाई CCLS फ्यूज के द्वारा दी गई है, तो ये सही है। मॉडिफाइड लॉकों में CCLS फ्यूज 10 मीटर का होता है। तो मॉडिफाइड लॉकों में CCLS का जो फ्यूज है वो मॉडिफाइड लॉकों में CCLS फ्यूज है 10 एम्पियर का है, सही है। और बैटरी चार्जर कार्य करने पर क्यों वही 61 रिले एनर्जाइज होती है? बैटरी चार्जर कार्य करने पर हमारा जो क्यों बार बार वही 61 रिले है एनर्जाइज होती है, तो उसकी वजह है हमारी, ये भी सही है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। बैटरी चार्जर पर टिप्पणी लिखी है। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि क्वेश्चन है बैटरी चार्जर पर टिप्पणी लिखी है, तो बैटरी चार्जर पर क्या टिप्पणी हो सकती है इसके बारे में हम बात करते हैं। बैटरी चार्जर पर टिप्पणी,
तो बैटरी चार्जर पर टिप्पणी हम देखें, ये बैटरी चार्जर है, स्टैटिक बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर का उद्देश्य हम देखें पहले। जब हम डीजे को क्लोज करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, डीजे क्लोज किया। तो जब हम डीजे को क्लोज करते हैं तो बैटरी चार्जर हमारा कुछ इस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोकोमोटिव पर लगी बैटरियों को ये चार्ज करता है। जैसे डीजे को क्लोज किया जाता है तो लोकोमोटिव में जो भी बैटरियां लगी हैं वो चार्ज होती हैं। कंट्रोल सर्किट को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई ये देता है। तो ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट है इसको 110 वोल्ट डीसी सप्लाई देगा। जैसे कि आर नो से 380 वोल्ट आ रही है और जो भी इसका कंट्रोल सर्किट है उसको ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई देगा। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब ये कंट्रोल सर्किट किधर से आएगा, बैटरी से जो आउटपुट दिया जा रहा है वो 110 वोल्ट है। तो कंट्रोल सर्किट को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई देता है। इसका कार्य क्या है, उद्देश्य तो हमारा दो हो गया। पहला उद्देश्य तो हो गया कि लोकोमोटिव पर लगी बैटरियों को चार्ज करता है। जो बैटरी चार्जर होता है वो लोकोमोटिव पर लगी बैटरियों को चार्ज करता है। दूसरा उद्देश्य हो गया बैटरी चार्जर का कि वो कंट्रोल सर्किट को 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई देता है। अब इसके कार्य की बात करें, उद्देश्य के बाद में आता है हमारा कार्य। तो बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर को आरनो के यू और बी फेज से 380 वोल्ट एसी सप्लाई मिलती है। जैसे कि यहाँ पर ये आरनो है, आरनो का ये यू फेज है और ये बी फेज है। इससे 380 वोल्ट एसी सप्लाई बैटरी चार्जर को मिलती है। और बैटरी चार्जर का कार्य करने के लिए इसका एक स्विच है SCHBA, जिसको बोलते हैं बैटरी चार्जर का स्विच, जो कि बंद पोजीशन पर होना आवश्यक है। अब ये जो स्विच है ये कौन सी पोजीशन पर होना आवश्यक है, 1 नंबर पोजीशन पर होना ये आवश्यक है। आरनो से मिलने वाली यह 380 वोल्ट की एसी सप्लाई चार्जर से पहले 110 वोल्ट में स्टेप डाउन होती है। तो ये जो सप्लाई चार्जर से पहले यहाँ पर जो 380 वोल्ट की एसी है ये सप्लाई चार्जर में, या फिर हम आरनो से मिलने वाली जो 380 वोल्ट की एसी है वो सप्लाई चार्जर से पहले किस में चार्ज होती है, ये डाउन होती है 110 वोल्ट में। ये इसको स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप डाउन में सप्लाई चार्जर में देने से पहले। और बाद में डायोड के द्वारा 110 वोल्ट की ये डायोड लगाया गया है, 110 वोल्ट की डीसी में इसको बदला जाता है। तो ये है स्टैटिक बैटरी चार्जर, स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट बदला जाएगा। फिर डीसी यानी कि डायोड के द्वारा इसको डीसी में बदला जाएगा और संपूर्ण कंट्रोल सर्किट को दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पूरा सर्किट दिखाया गया है यहाँ पर, ये है पूरा कंट्रोल सर्किट, ये हमारा पूरा कंट्रोल सर्किट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंट्रोल सर्किट को ये दी जाएगी। तो जैसे बाद में डायोड के द्वारा जो 110 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसको कंट्रोल सर्किट को दिया जाएगा, 110 वोल्ट संपूर्ण कंट्रोल सर्किट हो जाएगी। तथा जो हमारा CCVA है, CCVA क्या है, बैटरी चार्जर का फ्यूज है, या बैटरी का फ्यूज हम बोल सकते हैं। BA फॉर बैटरी और CC फॉर फ्यूज, तो बैटरी का फ्यूज है। तो CCVA फ्यूज के द्वारा बैटरियों को भी यहाँ पर चार्ज किया जाता है। यहाँ पर ये बैटरी लगी होती हैं, 110 वोल्ट की बैटरी है टोटल ये, क्योंकि 5 वोल्ट ही है, 10 बैटरी हैं 11-11 वोल्ट की। और एक बैटरी में कितनी बैटरी हैं, 5। एक बैटरी में 5 सेल है, एक सेल 2.2 वोल्ट का है, तो एक बैटरी 11 वोल्ट की। इस तरीके से 10 बैटरी हैं, तो 110 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। इनको इस चार्जर की मदद से चार्ज किया जाता है। अब चार्जर की मदद से चार्ज करते हैं तो SCHBA की पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि SCHBA की पोजीशन 0 है। अगर SCHBA की पोजीशन अगर 0 है इसका मतलब बैटरी चार्जर कार्य नहीं कर रहा है। 0 पर होगा तो बैटरी चार्जर कार्य नहीं करेगा, 1 पर होगा इसका मतलब बैटरी चार्जर है वो कार्य कर रहा है। तो जब बैटरी चार्जर कार्य करता है तब हमें जो संकेत मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। जब बैटरी चार्जर कार्य करेगा तो हम बात करेंगे QB61 की। जब बैटरी चार्जर कार्य करता है तो QB61 रिले है वो एनर्जाइज होती है, और जैसे ही ये QB61 रिले एनर्जाइज होती है तो ये एनर्जाइज होकर के LSCH की बत्ती यहाँ पर बुझ जाती है। जैसे QB61 एनर्जाइज होती है तो हमारा जो LSCHBA क्या होता है, LSCHBA यानी बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैंप है वो बुझ जाता है जैसे ही Q61 रिले एनर्जाइज होती है, जिससे बैटरी चार्जर ठीक से कार्य कर रहा है यह संकेत मिलता है। तो LSCHBA जैसे ही बुझ जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि बैटरी चार्जर ठीक से
कार्य कर रहा है, यानी बैटरी चार्जर हमारा काम कर रहा है, इसे ये संकेत मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी बैटरी चार्जर के बारे में बताई गई है। अब बात करते हैं कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा। अब कंट्रोल सर्किट की जो जब बैटरी चार्जर है, अब बैटरी चार्जर में कंट्रोल सर्किट है, बैटरी चार्जर का जो कंट्रोल सर्किट है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ लगाया गया है। तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, तो बैटरी चार्जर के कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है होबा। होबा बोलते हैं बैटरी का अर्थिंग स्विच, बैटरी अर्थिंग स्विच है ये होबा। तो जैसे कि बैटरी है, कंट्रोल सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल है, जो भी हमारा कंट्रोल सर्किट है ये इस कंट्रोल सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल है, ये होबा स्विच के द्वारा किसके साथ कनेक्ट होता है, होबा स्विच के द्वारा लोको बॉडी से ये जोड़ा जाता है। तो ये लोको की बॉडी है, लोको की बॉडी से इसको जोड़ा जाएगा कंट्रोल स्विच के द्वारा, यानी कंट्रोल जो सर्किट है हमारा उसका नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको होबा स्विच के द्वारा लोको बॉडी से जोड़ा जाता है, अर्थात अर्थ किया जाता है। जैसे इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो लोको बॉडी यहाँ पर अर्थ हो जाएगी। और होबा ऑन पोजीशन पर रहता है, और जनरली हम देखते हैं कि जनरली हमारा जो होबा है वो ऑन पोजीशन पर रहता है, और ऑन पोजीशन पर रहने पर होबा स्विच के द्वारा जो भी कंट्रोल सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोको बॉडी से जोड़ देते हैं। तो ऑन पोजीशन पर ये किस तरीके से काम करता है, जैसे ऑन पोजीशन पर होगा तो ऑन पोजीशन पर कंट्रोल सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल होबा स्विच के द्वारा लोको बॉडी से डायरेक्टली यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। और ऑफ पोजीशन में बात करें, ऑफ पोजीशन इसकी यहाँ पर आएगी। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, ऑफ पोजीशन में होबा स्विच को ऑफ पर रखने से कंट्रोल सर्किट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 180 ओम का ये है RHOVA, 180 ओम के RHOVA रेजिस्टेंस के द्वारा लोको बॉडी से जुड़ा रहता है। ये यहाँ पर नीचे होगी लोको बॉडी, तो लोको बॉडी से अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो 180 ओम के थ्रू ये जुड़ा होगा। अब यहीं पर एक होता है बैटरी सर्ज अरेस्टर। बैटरी सर्ज अरेस्टर क्या है यहाँ पर, ये हमारा बैटरी सर्ज अरेस्टर LTVA, बैटरी सर्ज अरेस्टर, ये भी कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो बैटरी सर्ज अरेस्टर क्यों काम लेते हैं हम, यदि दुर्घटनावश कंट्रोल सर्किट का जो वायर है पावर सर्किट केबल के कनेक्ट में आ जाते हैं, किसी वजह से किसी कारण से हमारे जो कंट्रोल सर्किट के वायर हैं वो पावर सर्किट के केबल से कनेक्ट में आ जाते हैं, यानी पावर सर्किट और हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बीच में मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज भारी मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि दुर्घटना बस कंट्रोल सर्किट के वायर या पावर सर्किट केबल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज भारी मात्रा में बढ़ जाता है। तो यह अत्यधिक वोल्टेज बैटरी सर्ज अरेस्टर के डिस्चार्ज लोड द्वारा अर्थ हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बढ़ा है ये किसके द्वारा, ये सर्ज अरेस्टर ये जॉइंट हो जाएगा, और जॉइंट होने के बाद में ये इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यह अत्यधिक वोल्टेज बैटरी सर्ज अरेस्टर LTVA के डिस्चार्ज लोड द्वारा ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, जिससे कंट्रोल सर्किट को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी कंट्रोल सर्किट का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ जाएगा, यानी कंट्रोल सर्किट का नुकसान यहाँ पर इसकी मदद से बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे बिना पायलट लैंप के कार्य करने का तरीका लिखना है, कि बिना पायलट लैंप के कार्य किस तरीके से गाड़ी पर किया जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, बिना पायलट लैंप के गाड़ी पर कार्य किस तरीके से किया जाएगा। यदि किसी कारण से कोई भी पायलट लैंप नहीं जलता है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा CCLS जो है हमारा CCLS, तो CCLS को हम ढूंढेंगे कि CCLS हमारा कहाँ है, वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ये CCLS हमें कहाँ मिलेगा, स्टैटिक में देख लेते हैं हम CCLS वाला जो पोर्शन है। जैसे ये हमारा है यहाँ पर CCLS। अब CCLS का कनेक्शन किसके बाद में दिया गया है, CCBA के बाद में दिया गया है CCLS का कनेक्शन यहाँ पर स्टैटिक बैटरी चार्जर के अंदर। तो यानी यदि किसी कारण से कोई भी पायलट लैंप नहीं जलता है तो सबसे पहले हम फ्यूज CCLS, तो CCLS को चेक करेंगे, यदि ख़राब है CCLS तो बदलेंगे,
और CCLS क्या है हमारा, ये हमारा है पायलट लैंप सर्किट का फ्यूज है जो कि 6 एम्पियर का है। इसको सबसे पहले चेक करेंगे और ख़राब है तो इसको बदलेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, फ्यूज कैप का ढीला होना, अगर फ्यूज ढीला है तो दूसरे नंबर पर उसको टाइट कर देंगे। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, एक कॉक कनेक्शन को टाइट करेंगे, स्विच बोर्ड के नीचे होगा एक कॉक कनेक्शन। तो तीसरी स्टेप है हमारी एक कॉक कनेक्शन। जैसे तीसरी स्टेप है हमारी एक कॉक कनेक्शन, एक कॉक कनेक्शन। तो एक कॉक कनेक्शन है, उसको हम देखेंगे कि ये ढीला तो नहीं है, तो इसको हम टाइट करेंगे। और एक कॉक कनेक्शन कहाँ मिलेगा हमें, ये स्विच बोर्ड के नीचे मिलेगा, स्विच बोर्ड के नीचे। तो इसको हम चेक करेंगे और इसको टाइट करेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पर हमें क्या करना है, चौथे नंबर पर हमें यहाँ पर ZLS और HLS स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारे पास में अगर ZLS है तो उसको ऑन करेंगे, अगर HLS है तो उसको ऑन करेंगे, और या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैं तो इनको हम ऑन करेंगे। और यदि उपरोक्त के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो बिना पायलट लैंप के हम कुछ संकेतों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो फर्स्ट नंबर पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर पेंटोग्राफ को उठाने के से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा या रिले QV60 एवं Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेंटोग्राफ को उठाने से पहले डीजे की जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, यानी हम पहले गाड़ी को चलाने के लिए पेंटोग्राफ उठाते हैं, तो पेंटोग्राफ उठाने से पहले जो डीजे सर्किट के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा जो रिले है हमारे पास में QV60 और QV60 एवं Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। डीजे का खुला होना यानी डीजे हमारा ओपन होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में डीजे को क्लोज करते समय, जैसे ही हम डीजे को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, अब हम क्या करेंगे, डीजे को क्लोज करेंगे। डीजे को क्लोज करते समय हम यूए जो मीटर है, यूए की नीडल हिलती हो तो यूए मीटर को देखेंगे, अगर यूए की नीडल हिलती हो तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनने के 4 सेकंड के अंदर VLR डीजे को छोड़ देंगे। अगर यूए की नीडल हिलती है तो हम क्या करते हैं, VLR डीजे को 4 सेकंड के बाद में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यूए की नीडल हिलती हो तो आर्नो का जो ऑक्सिलरी है, आर्नो के ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनेंगे कि आर्नो स्टार्ट हो गया है, आर्नो की ऑक्सिलरी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आर्नो के साथ में 5 ऑक्सिलरीज हैं जो डायरेक्ट स्टार्ट होती हैं, उनकी आवाज़ सुन करके 4 सेकंड के अंदर VLR डीजे को छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में यूए की निडल पर हम लगातार नज़र रखेंगे और आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ पर भी हम ध्यान देंगे, यानी आर्नो और आर्नो के साथ में जो भी उसकी 5 ऑक्सिलरी जो हैं वो चल रही हैं क्या, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब आर्नो के साथ में जो 5 ऑक्सिलरी चलती हैं वो कौन कौन सी ऑक्सिलरीज हैं जो आर्नो के साथ में स्टार्ट होती हैं। जैसे ही हम आर्नो को स्टार्ट करते हैं तो वो 5 ऑक्सिलरीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आर्नो के साथ जो ऑक्सिलरी स्टार्ट होती हैं वो है हमारी MPH, आर्नो के साथ स्टार्ट होती है जो MVSI1, MVSI2, MVSL1, MVSL2, ये 5 ऑक्सिलरीज हैं जो आर्नो के साथ स्टार्ट होती हैं। तो इनकी आवाज़ को हम देखेंगे कि इनकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, इनकी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे। तो ये 3 स्टेप होगी। अब आते हैं चौथी स्टेप पर। चौथी स्टेप पर क्या होगा, चौथी स्टेप पर हम ध्यान देंगे किस पर, बैटरी चार्जर पर। बैटरी चार्जर पर ध्यान रखेंगे और चार्जर के चार्जिंग करंट पर भी ध्यान रखेंगे। तो आती है चौथी स्टेप बैटरी चार्जर से रिलेटेड। बैटरी चार्जर पर ध्यान देंगे और जो भी चार्जिंग करंट है वो 2 से 7 एम्पियर होती है, उस पर भी ध्यान देंगे। पांचवा पॉइंट आता है RSI ब्लॉक पर टेल फ्यूज की बार बार जांच करेंगे। जो RSI ब्लॉक में क्या लगे होते हैं, टेल फ्यूज लगे होते हैं, टेल फ्यूज, उनकी हमें बार बार जांच करनी है कि वो सही है कि नहीं है, जांच करना है। और फिर 6वें नंबर पर क्या करेंगे, 6वें नंबर पर GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। यानी ग्रेजुएटर से नॉच लेते हैं
ग्रेजुएटर से नॉच यानी GR के नॉचेज के लिए हम किस पर ध्यान देंगे, NR नॉच रिपीटर पर हम ध्यान देंगे। 7वें नंबर पर हमें क्या ध्यान रखना है, व्हील स्लिपिंग से आने वाले रिग्रेशन से बचने के लिए BP गेज तथा एमीटर में करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। क्योंकि क्या हो सकता है, व्हील स्लिप हो जाता है, अगर ट्रेन का व्हील स्लिप हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिग्रेशन आ सकता है। तो व्हील स्लिप की वजह से रिग्रेशन आ सकता है। तो व्हील स्लिप से आने वाले रिग्रेशन से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम किस पर ध्यान देंगे, BP गेज पर ध्यान देंगे। और BP गेज के साथ में हम एमीटर के करंट पर भी ध्यान देंगे। एमीटर का जो करंट है उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर भी हम ध्यान देंगे। 8वें नंबर पर हमें क्या करना है, गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक समान गति से चलाना है। गाड़ी को हमें ले जाना है अगले चेंजिंग पॉइंट तक, अगले चेंजिंग पॉइंट तक हमें सामान्य गति से गाड़ी को ले जाना है। और प्रथम विराम पर जैसे ही हमारा प्रथम स्टॉप आता है वहाँ पर हमें TLC को सूचित करना है और उसकी जो रिपेयर बुक में दर्ज करना है कि इसके लैंप खराब हो गए हैं। और अगर CCLS फ्यूज के होल्ड न होने पर, अगर हमारा जो CCLS है, जैसे हमारा ये जो है था CCLS फर्स्ट स्टेप में CCL फ्यूज है, अगर ये CCL फ्यूज होल्ड न हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर QRS को बेच करके उपयुक्त विधि द्वारा गाड़ी का संचालन कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर होल्ड नहीं हो तो हम QRS को बेच करके इसी विधि से गाड़ी को संचालन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बिना पायलट लैंप के गाड़ी संचालन का प्रोसेस था।